राइट, 1 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है। ऑलराइट, जय हिंद सबको। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इस लाइव वीडियो में मैंने सारा कंपाइल किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दे सकूं आप लोगों को और जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर सकूं। तो थोड़ा-सा डिटेल में जानेंगे कि अभी हो क्या रहा है। रिसेंटली मैं आपको अभी बता दूं, अभी कुछ घंटे पहले की ही खबर है ये। तो पाकिस्तान में एक्चुअली मीडिएशन चल रहा है। पाकिस्तान में वो लोग बैठे हुए हैं अमेरिकन, और अभी पाकिस्तान में आके मीडिएशन चल रहा है। तो ओके, हेलो, हेलो, हेलो। एंड वो मीडिएशन इज़ वेरी फ़नी एक्चुअली, क्योंकि अगर आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ़ कौन है, तो ख्वाजा आसिफ़ का जो पाकिस्तान के, आप जानते हैं ख्वाजा आसिफ़ कौन है, तो पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ़ का अकाउंट सस्पेंड हो गया है, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया है। रीज़न बीइंग कि आज सुबह उसने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने बोल दिया था कि इज़राइल जो है वो तो जय हिंद, जय हिंद, ऑल गुड भाई। तो उसमें उसने बोल दिया था कि इज़राइल जो है वो तो, मतलब उल्टा-सीधा बोला था, और इज़राइल इस बात पे बुरा मान गया, और इज़राइल का ऑफ़िशियल स्टेटमेंट ट्विटर पे आया था कि ये तो टेररिस्ट नेशन है और ऐसा है। जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ़ का फिर एक रिप्लाई गया वहाँ पर ट्विटर पे ही कि आई वाज़ अंडर द इन्फ्लुएंस, जिसकी वजह से मैंने ये ऐसा कर दिया है। एनीवे, बट तब तक वो काफ़ी देर हो गई है और ट्विटर पे ख्वाजा आसिफ़ का आप जाके भी देखेंगे तो ऑफ़िशियली अकाउंट सस्पेंड हो गया है। हो सकता है बाद में वापस आ जाए, लेकिन पाकिस्तानी कार्टून लोग हैं और क्या ही सीज़फायर कराएँगे ये लोग, बट अभी मीडिएशन चल रहा है वहाँ पर। तो थोड़ी-सी एक ये थी न्यूज़। दूसरी न्यूज़ जो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पूरे युद्ध में, जो अभी ईरान, इज़राइल, यूएस का ये सारा युद्ध चल रहा है, लोग इसमें बात कर रहे हैं कि तेल की गड़बड़ हो गई, तेल का रुका हुआ है, ये हुआ है। लेकिन मैं आपको ये सब बता दूँ कि 3400 3400 3400 कैज़ुअल्टीज़ हो चुकी हैं अब तक, लाइक यानी कि लोगों की जानें गई हैं। और ये तो ऑफ़िशियल नंबर है, लेकिन हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों कैज़ुअल्टीज़, बट दिस इज़ द लॉस वी आर फेसिंग राइट नाउ। एनीवे, अब थोड़ा-सा ये जान लेते हैं कि ये सारी जो पूरी लड़ाई चल रही है ईरान की, और ये क्या है, और इस सब के पीछे पूरी पॉलिटिक्स शुरू कैसे हुई है, ठीक है? तो थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों के लिए हो सकता है वो जानते हों इसको, लेकिन कई लोगों को हो सकता है कि ये बहुत ही नई बात हो, बहुत अटपटी बात ले लगे। तो बेयर विद मी, आप कमेंट्स में बाद में बता सकते हैं, और उस कमेंट में हम आपके सारे जो भी डाउट हैं वो सब हम पूरे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से नोट्स लिए हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि हुआ क्या है। तो एक्चुअल खेल अगर आप देखेंगे, कि पूरी टाइमलाइन को अगर आप मैच करेंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ होती हैं, ठीक? और अभी यहाँ से हम अपनी टाइमलाइन शुरू कर रहे हैं। ये एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ क्यों करी गईं, किसने करी गईं, इसका जो बैकएंड है पूरा कहाँ से चल रहा है, और ये कहानी 19, मतलब अगर पूरा देखें तो 1600 से ये कहानी शुरू है, लेकिन हम 1971 से इसको कवर करेंगे। तो आपने जब बात करी थी कि डीप स्टेट होती है, ये इल्यूमिनाटी गैंग होते हैं और ये क्या होता है, तो वो सारे चीज़ें सच हैं, उसको बहुत हाइप कर दिया गया है कि अ, वो तो भई शैतान हैं और ये हैं, जिसमें काफ़ी हद तक सच हो सकता है। लेकिन सीधी-सी बात ये है कि जब भारत को सन 1600 से 1600 से भारत को इतना लूटा गया है ब्रिटिशर्स द्वारा, तो वो लूट का सारा पैसा गया कहाँ? ठीक, लोगों ने ये सब माना कि इतना लूटा है और सोने की चिड़िया होती थी और अब हम सारा लूट के ले गए हैं, लेकिन वो लूट का पैसा गया कहाँ है? ये तो हमने सोचा ही नहीं। अगर वो अच्छा लूट के वो ब्रिटेन गया है, तो अब वो ब्रिटेन में कहाँ रखा हुआ है? ठीक है, सिंधु 2.0 कितना श्योर है? बिल्कुल श्योर है, 100% होगा, और अभी आप ये पूरी वीडियो देखें तो आपको इसमें समझ में आएगा कि टाइमलाइन कैसे बैठ रही है। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर सारा इंडिया से सारा पैसा लूट के चले गए, उसके बाद वो पैसे को लंदन में कहाँ-कहाँ छुपाएँ। तो आपको फिर थोड़ी कहानी, अगर कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता, तो थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। किसी अलग सेशन में इनका पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे 3 सोसाइटीज़ थी अलग-अलग, खज़ारियंस कौन थे, और कैसे रॉथस्चाइल्ड फैमिली कौन थी, खज़ारियंस कौन थे, और ये सब तीसरी फैमिली कौन थी इसमें मर्सिनरीज़ की, और ये कैसे मिलके जो इल्यूमिनाटी का पूरा ग्रुप बना है, ये कभी बाद में डिस्कस करेंगे। और ये 9th सेंचुरी से ये पूरा खेल चल रहा है, बट फिलहाल के लिए हम जानते हैं कि 1971 से क्या हुआ था। तो खेल यहाँ पे शुरू होता है कि 1971 में, जब ऐसा समझ लीजिए कि ब्रिटिश
कानून तब तक चलता था। उसके बाद 71 में बहुत सारे जो लोग थे, जो ब्रिटिशर्स के बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे या वो थे, तो उन्हें या डीप स्टेट के लोग आप कह सकते हो। इन लोगों को हुआ कि यार अब ना हमें एक अपनी अलग कंट्री बनानी चाहिए और अलग कंट्री क्या बनानी चाहिए? बेसिकली हमें कल को अगर कुछ भी ब्रिटेन पे कुछ हमला हो जाता है या कुछ होता है, तो वी नीड सम प्लेस जहाँ पे हम सिक्योरली अपना पैसा, अपनी वेल्थ, अपनी जनरेशनल वेल्थ इस सबको रख सकते हैं। उसके लिए आपको पता है कि कैसे 1800s में जो है वो यूएसए की धरती चुनी गई, जैसे ये लोग बोलते हैं कि हमारी धरती है, लेकिन यहाँ पे आके जो एक्चुअल यूएस की धरती पे जो एक्चुअल जिनको ये लोग रेड इंडियंस बोलते थे, उनको इन्होंने मार के भगाया और इस धरती को इन्होंने बेसिकली अपना बेस ऑफ ऑपरेशन चुना। अब 71 की कहानी आती है कि 71 में इन्हें हुआ कि भाई हम डॉलर जो है अब तक यूरो चल रहा है और ब्रिटिश एम्पायर चल रहा है, लेकिन अब हम इसे खत्म करते हैं और अपना एक नया लेकर आते हैं। तो 1971 में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फिएट करेंसी और दूसरी चीज़ आती है पेट्रो डॉलर। इसकी थोड़ी-सी चीज़ जान लेते हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएँगे। तो पेट्रो डॉलर बेसिकली क्या है, यूएसए ने जितनी गल्फ कंट्रीज़ हैं, जिनको मिडल ईस्ट कंट्रीज़ बोलते हैं, लेकिन अब इनको वेस्ट एशिया बोल रहे हैं। अभी इसके भी नैरेटिव पे आएँगे कि ये मिडल ईस्ट से वेस्ट एशिया बदल गया है, क्या हुआ है इसमें। तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को इन्होंने बोला कि भई तुम्हारे पास सबसे बड़ा एसेट जो है वो है तेल। तो तुम एक काम करो, हम तुम्हारा तेल पूरी दुनिया में बिकवाएँगे। तुम्हारा तेल पूरी दुनिया में बिकेगा, लेकिन शर्त ये है कि पूरी तेल की जो खरीद-फरोख्त होगी, यानी पूरा ट्रांज़ैक्शन होगा, कोई भी खरीदेगा और तुम बेचोगे, वो डॉलर से होना चाहिए, यानी उसको डॉलर में ही होना चाहिए। तो इस तरीके से करके इन्होंने पेट्रो डॉलर को राइज़ किया, यानी कि अपनी करेंसी जो है वो बाउंड कर दी कि ऐसा समझो कि गली का गुंडा है, वो बोल रहा है कि भाई ये इंडियन करेंसी-वेरेंसी छोड़ो, मेरी बनाई हुई करेंसी में ही सारा खेल होगा। तो इस तरीके से इन्होंने यूएस डॉलर को अपनी रिज़र्व करेंसी स्टेटस पर लेकर आए कि रिज़र्व करेंसी स्टेटस तो हम अपनी यूएस डॉलर को देंगे। अब जब इन्होंने ये यूएस डॉलर करेंसी को दिया, तेल तो चाहिए था, हर देश की डिमांड थी, तो पूरे देशों में जब तेल बिकने लगा और वो होने लगा, तो मिडल ईस्ट को तो इन्होंने ऐसे राइज़ किया कि भाई तुम्हारा तेल बिकवा-बिकवा के हम तुम्हारा स्टेटस बड़ा करेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट जब भी कहीं कोई देश खरीदेगा तो डॉलर में होगा, जब कहीं कोई बेचेगा तो डॉलर में होगा। इस पूरे ट्रांज़ैक्शन में ट्रांज़ैक्शन फ़ीस लगेगी, वो डॉलर में होगी, वो कमाई होगी। जब कहीं दूसरे कंट्री में उसका कन्वर्जन होगा फॉरेक्स में, उसमें डॉलर में होगा, तो इस तरीके से इनकी कमाइयाँ होनी शुरू हुई। और इस तरीके से डॉलर की हेजेमनी और मोनोपोली बनती चली गई कि डॉलर ही डॉलर अब पूरी दुनिया में चलेंगे। लेकिन अब इनफ इज़ इनफ, एक पॉइंट पे आके हर चीज़ का जो होता है अंत होता है। अब वो अंत हुआ क्यों है? अब आपको पता होगा जब इतना डॉलर चल रहा है और डॉलर की वैल्यू मतलब बहुत हाईएस्ट जो होता है, आपको पता ही है कि बहुत सारे मतलब दिनार हैं या फिर उधर मिडल ईस्ट में हैं कि आपके दिरहम हैं, दिनार हैं और फिर आपके यूएस डॉलर, ये कुछ ऐसी करेंसीज़ हैं जो हमेशा जो सबसे हाईएस्ट मतलब इनकी डिनोशन जो रहता है कंट्रीज़ का वो करेंसीज़ का वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो इन्हें हुआ कि भई अब जब डॉलर इतना हो गया और हवा में प्रिंट कर रहे हैं, तो टेक्निकली आपने अगर बचपन में थोड़ा-सा पढ़ा हो तो इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता था कि ये कोई भी आप नोट, कोई भी करेंसी अगर प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसा होता है कि लेट्स से अगर आपको ₹100 प्रोड्यूस करने हैं, इसका मतलब होता है कि ₹100 वर्थ का गोल्ड जो है वो कंट्री गिरवी रखती है, तब वो ₹100 कर सकती है, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम चलता था। गोल्ड में खरीद-फरोख्त होती थी क्योंकि गोल्ड एक रेयर मेटल है, ठीक है? जो जितना रेयर होगा उसकी डिमांड जो होगी वो उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो गोल्ड एक एक्चुअली रेयर मेटल है, तो इसलिए गोल्ड का स्टैंडर्ड बनाया कि अगर आप ₹100 वर्थ का गोल्ड रखोगे, वो वैल्यू डिसाइड हो गई कि इतने ग्राम गोल्ड जो है वो 100 का है। तब आप ₹100 प्रिंट कर सकते हो, $100 प्रिंट कर सकते हो। अब क्या हो अगर आप ऐसे सोचो कि एक देश है जो गुंडा देश है, जो बोलता है कि यार अपना तो राज चलता है हर जगह, ठीक है? सोचो एक मोहल्ले का गुंडा है और वो बोलता है कि यार ये रूल तो बना दिया कि भाई इतने का डॉलर रखना पड़ेगा, लेकिन मैं तो नहीं रख रहा। छापो, खूब छापो और हम इस पे डेट चढ़ाते जाएँगे कि हाँ, 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 रख देंगे, रख देंगे। अरे तू कोई भी आवाज़ उठा नहीं सकता था क्योंकि सब कुछ पूरा यूएनओ, डब्ल्यूएचएफ, ये वो सारी यूनेस्को सब इनकी ही है। मेरी ही बनाई हुई सारी यूनिट है, मेरा ही कोर्ट है, मेरा ही दरोगा है, मेरा ही सब कुछ है। ठीक है? तो जब सब कुछ ही मेरा बनाया हुआ है, तो तुम कुछ भी बोलते रहो। अगर कोई ज़्यादा करता है, तो आपको यूएसए की पॉलिसी पता ही है कि ओह! इस देश को आई थिंक डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे अटैक कर देते हैं कि तेल या कोई भी मिनरल्स उनको चाहिए होते हैं, वो अपना खुद का तो प्रोड्यूस करते नहीं हैं। उनका सिंपल सा फंडा है कि ओह! आई थिंक दिस कंट्री नीड्स डेमोक्रेसी, तो हम जाएँगे, हम डेमोक्रेसी दिलवाएँगे और डेमोक्रेसी के नाम पे वो उस पूरी कंट्री को लूट के आ जाते थे। अब तक ऐसे इनका वर्चस्व चलता था। इस सब डॉलर की हेजेमनी में उन्होंने क्या करना शुरू करा कि भाई अब एंडलेस प्रिंटिंग करो। अब जब पूरे देश के दादा हम हैं, जब हम ही गुंडे हैं, तो हमें क्यों रखना गोल्ड? ठीक है? मतलब रूल तो हमने बना दिया, बाकी देशों के लिए है रूल, लेकिन हम तो नहीं मान रहे। तो इन्होंने हवा में
डॉलर छापना शुरू करा। यानी खूब डॉलर छापते गए, स्पेशली कोविड टाइम में 4 टू 5 ट्रिलियन डॉलर इन्होंने छापा है। अब सीधी-सी बात है, बाकी कंट्रीज़ ने कहा कि लाओ भैया गोल्ड लाओ हमें हमारा, इतना है ये है, अब गोल्ड तो है नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हुई इस सब में, जब अनलिमिटेड गोल्ड यानी हवा में आप पैसा छाप रहे हो, अनलिमिटेड करेंसी, अनलिमिटेड यूएस डॉलर, आप बस पैसा हवा में छाप रहे हो और आप उसका कोई ना कुछ वर्थ दे रहे हैं, आप ना उसके बदले का गोल्ड रख रहे हैं, देयर इज़ नो मतलब पेगिंग ऑन इट। ओके, मतलब उसका कोई बैकअप नहीं है कि अगर आप ये कह रहे हो कि $100 आपने 100-100 के $100 नोट छापे हैं, तो उसके वर्थ का गोल्ड कहाँ है? वो हवा में है कि हाँ, हम रख देंगे किसी दिन। अब इसके बाद जब इतना फालतू का पैसा आया, तो उस फालतू के पैसे से प्रोपेगेंडास चलाए जाते हैं। अब जब आप ऐसे सोचो कि जो जो पीछे की जो सोसाइटी है, जिसको हम डीप स्टेट बोलते हैं, या ये जो बहुत पावरफुल लोग हैं, जो इंडिया से इतना सारा पैसा लेके चले गए थे, ये सारी कम्युनिटीज़, अब ये अपना वर्चस्व, अपने पावर चलाने के लिए क्या करें कि हर जगह पावर, तो प्रोपेगेंडास चलाए गए। तो अलग-अलग तरीके के प्रोपेगेंडा, और ये मैं बहुत एक ना सिर्फ़ सरफ़ेस स्क्रैच कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये बहुत डीप जाता है। तो जैसे कि फ़ेमिनिज़्म मूवमेंट चलाया गया, जैसे कि आपके कम्युनिटी में बाँटने का स मूवमेंट चलाया गया कि एक देश को कितने तरीके से बाँट सकते हो। तो अगर आप इंडिया का एग्ज़ाम्पल लो, नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने की कोशिश करी गई, हिंदू और मुसलमान में डिवाइड करने की कोशिश करी गई, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड करने की कोशिश करी गई। फिर नॉर्थ में भी आपको कास्ट के बेसिस पे, साउथ में भी आपको कास्ट के बेसिस पे कि ये ब्राह्मण है, ये है, ये है। तो जो ब्लीड इंडिया विद अ थाउज़ेंड कट स्ट्रैटेजी है ना, वो एक तरह से यही है कि आप इतना डिवीज़न कर दो, इतना डिवीज़न कर दो, सोच इतनी खराब कर दो, हर चीज़ में आपने ट्रेंड देखे होंगे कि मेक दिस अ न्यू नॉर्मल। ठीक है? इट्स ऑल अबाउट कि आप जो एक्चुअल ट्रेडिशनल थिंग है, जो चीज़ें हैं, जिसकी वज़ह से एक सिस्टम इतने सालों से सर्वाइव करता है, उसको खराब करके आप नए मॉडल लेकर आओ। जैसे कि स्मिथ की थ्योरी है, जिसमें सिर्फ़ कैपिटलिज़्म है, यानी कि सिर्फ़ पैसा कमाने पे ध्यान देना है। भारत की जो ओरिजिनल थ्योरी है, उसमें नेचर के साथ सामंजस्य रख के आपको आगे बढ़ना था। लेकिन स्मिथ का जो कैपिटलिज़्म मॉडल है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा सर्वोपरि है, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, लोग जाएँ भाड़ में, कल्चर जाए भाड़ में, तो वो डिवीज़न क्रिएट करने के लिए किया गया था। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब जैसे-जैसे आपके डॉलर की प्रक्रिया, ठीक है, फिर आपकी 2014 में भारत के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, आपकी सरकार बदली, अब वो बोलते हैं कि भई हमें अपने देश को आगे कैसे बढ़ाना है। तो आपने देखा होगा कि जब 2000 से आप टाइमलाइन देखते हैं, 2014 में जब मोदी सरकार आती है, तो सबसे पहले मोदी सरकार ने एक काम करा कि अलग-अलग देशों में जाके सबसे पहले रिश्ते अच्छे करे। ठीक है? और उस समय बहुत मज़ाक बना था कि ये तो देखो नया पीएम आया है, ये तो सब प्लेन उठाता है और ये तो बस चला जाता है, इसे तो भाई शौक पूरे करने हैं, हर देश से मिल रहा है। लेकिन आप देख रहे हो 2014 का वो हर देश से जाके मिलने का नतीजा ये हुआ कि आज हमारे हर देश के साथ रिश्ते अच्छे हैं। ना सिर्फ़ रिश्ते अच्छे हैं, हमारी डिप्लोमेसी सुप्रीम लेवल पर है, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी सुपर लेवल पर है। लोग सुनते हैं, आज भारत कोई बोलेगा, कुछ भी भारत स्टेटमेंट रखता है, तो लोगों को शांति से चुप बैठ के सुनना पड़ता है। ठीक, लोगों ने पहले मज़ाक बनाया, तो सबसे पहले टर्म में सरकार ने काम करा कि भारत के रिश्ते अच्छे करो और मेक इन इंडिया करो, ताकि पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट है पैसा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द वॉर कंटिन्यू, अभी वो चलेगी, अभी मैं आपके इसके सारे आंसर दूँगा इस पूरी स्टोरी में। अब उसका सीधा फ़ायदा ये हुआ कि भारत में पैसा आना शुरू हुआ, मेक इन इंडिया के तहत ये, वो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था भारत में इंडिजीनियस चीज़ें लानी शुरू करो। हम हर चीज़ एक्सपोर्ट करते थे, हम तो अपनी ना कुछ बनाते थे, सॉरी, हम हर चीज़ इम्पोर्ट करते थे, हम अपने कुछ बनाते ही नहीं थे और एक्सपोर्ट तो ऑलमोस्ट नन ही था। ठीक है? ब्रदर, इंडियन रूपी इज़ आल्सो अ फिएट करेंसी, दिस इज़ आल्सो अ फ्रॉड, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? ओके, आपको बताते हैं इसमें क्या है फिएट करेंसी, आपको शायद टर्म नहीं पता है इसमें कि फिएट करेंसी यहाँ पे किस टर्म में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, और व्हाट डू आई हैव टू से ऑन दिस, अभी इस पे बात करते हैं। तो धीरे-धीरे इस तरीके से इनकी मोनोपोली तोड़ी गई और फिर डीडॉलराइज़ेशन का प्रोसेस शुरू करा गया, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इसमें बहुत सारे प्राइमरी स्टेप्स हैं, जो मैं बीच में अभी फॉर द सेक ऑफ टाइम बीइंग मैं आपको वो गायब कर रहा हूँ, और मतलब बस एक ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ। इसके बाद खेल करा गया कि भाई अब यूएस का बहुत हो गया है। अच्छा, यूएस ने ये एक प्रोपेगेंडा और चलाया था, आप देखोगे कि आपके कैपिटलिज़्म के चक्कर में पूरी दुनिया को इस चीज़ में ठूँसा गया कि कंज़्यूम करो, हर चीज़ कंज़्यूम करो, ठीक है? यानी कि आप बस खरीदने की इकोनॉमी रखो। आप नए आईफ़ोन लो, आप नए कपड़े लो, आप नई गाड़ी लो। पहले
आपको पता होगा अगर आप थोड़े अपने मतलब आज से 20, 25, 30 साल पहले ही देखोगे, तो पहले एक गाँव में शायद 1 टीवी होती थी। फिर हर एक घर में 1 टीवी होने लगी, फिर किसी एक के घर में साइकिल होती थी, फिर किसी एक के पास गाड़ी होती थी, अब हर घर में गाड़ी है, अब हर घर में हर मेंबर की अपनी अलग गाड़ी है। तो आप देख रहे हो कि कैसे-कैसे आप कंज़्यूमरिज़्म के इस ट्रैप में फँसते चले जा रहे हो, जहाँ एवरीथिंग इज़ बस खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। उस सब के चक्कर में इन्होंने फ़ैमिलियाँ तोड़नी शुरू कर दी। तो पहले आपकी सबसे बड़ी पावर थी आपका एकजुट होके रहना, यानी कि आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, वो आपकी पावर है। कुछ भी आएगा पूरी सोसाइटी लड़ेगी। पहले सोसाइटियों को तोड़ा गया। लोगों को जॉब और इस सब में कंज़्यूमरिज़्म के चक्कर में आपको गाँव खत्म करे गए, आपको शहर में भेजा गया। आपके शहर में भेज के आपकी फ़ैमिलियाँ तोड़ी गई। फिर वो जॉइंट फ़ैमिली से हट के न्यूक्लियर फ़ैमिली में आ गए। न्यूक्लियर फ़ैमिली में भी पति-पत्नी दोनों को जॉब में डाल के कि इनमें भी अनबन हो जाए, बच्चे अकेले हैं इसलिए फिर कुत्ते पालो, कुत्ते-बिल्ली पालो तो फिर आप उनका खाना खरीदो, उनका ये खरीदो, उनका वो खरीदो। इस तरीके से आप देख रहे हो कैसे पैसे को सर्कुलेट कराते एट द एंड पैसा उनकी जेब में जा रहा है और आपने पूरा सिस्टम एक बना दिया। उस सिस्टम को अब धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है डीडॉलराइज़ेशन के चक्कर में। तो डीडॉलराइज़ेशन पूरा प्रोसेस ही ये है। अच्छा उसमें एक खराब बात भी हुई, डीडॉलराइज़ेशन आया क्यों? खराब बात ये हुई कि अब जब आपके बर्थ रेट ही खत्म हो गया है पूरे देश का, यानी आपने हर चीज़ को इतना खंडित कर दिया है, सारी डिवीज़न ले आए हो कि सोसाइटियाँ ब्रेक होनी शुरू हो गई हैं। तो शादियाँ कम हो गईं, डिवोर्स रेट बहुत बढ़ गए, आपने ये सारे अलग-अलग एलजीबीटीक्यू लगा के और बहुत पॉपुलेशन रेट गिरा दिए कंट्रीज़ के। तो अब आप ऐसे सोचो अगर आप कोई धंधा लेके बैठे हो, तो अगर आप ऐसी जगह पे धंधा ऐसे सोचो अगर एक गाँव में सारे आदमी ही आदमी हैं, ठीक है? वो जहाँ वहाँ पे आप लेडीज़ का जो कपड़े हैं वो कैसे बेचोगे? तो आपको ऐसी जगह पे अपना धंधा सेट करना होगा जहाँ लेडीज़ ज़्यादा हैं या लेडीज़ सामान ज़्यादा खरीदा जाए, सिंपल सी बात है। सेम वे में अब जहाँ हर कंट्री की बर्थ रेट अगर गिर गया है, तो यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो तो ज़्यादा सामान खरीदते नहीं हैं। तो यंग पॉपुलेशन ही सामान खरीदती है, ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे कौन से देश हैं जिनमें अभी भी पॉपुलेशन रेट बरकरार है? तो वो एशियन मार्केट है, यानी एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, उनका बर्थ रेट अभी भी मेंटेन है। So all this is being done through the government. The government can also stop all this, but is allowing this to continue. अगर आप बोल रहे हो इस कॉन्टेक्स्ट में कि रोहित शर्मा का क्वेश्चन है, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो कि डॉलर का जो रेट बढ़ रहा है रुपीस के टर्म में, राइट? रुपीस जो है वो 95, 94 हो गया है, तो हाँ, ये सरकार जानबूझ के जाने दे रही है और अगर आप देखेंगे अभी कुछ 2-4 दिनों में अब इस पे स्टॉप भी लग गया है, 95 से वो नीचे गिरना शुरू हो गया है और अब ये 95 से ऊपर किसी भी कीमत में नहीं जाने देंगे। ठीक है? इसकी भी पॉलिटिक्स पूरी अलग है, वो आपको समझ में आएगी। अब धीरे-धीरे जब ये सारा हुआ, इसमें आपका कंज़्यूमरिज़्म बन गया और हर कंट्री का, चाहे आपकी चाइना है, अब लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आता है कि भारत क्यों बनेगा विश्व पावर? इसका भाई दूसरे बाकी किसी कंट्री का आप डेटा उठा के देखो, दूसरे किसी कंट्री में यंग पॉपुलेशन ही नहीं बची, बर्थ रेट ही नहीं बचे। चाहे वो जापान हो, वहाँ पे आपकी ओल्ड पॉपुलेशन है, चाइना है, वहाँ आपकी ओल्ड पॉपुलेशन है, वेस्ट की तो सारी कंट्रीज़ ही खोखली हो चुकी हैं, चाहे आपकी यूएसए हो, यूरोप हो, हर जगह पॉपुलेशन खत्म हो गई है। कहाँ बची है आपके जो एशियन प्लेसेस हैं, ठीक है? जैसे भारत है और ये है, उनमें सबसे कैपेबल भारत है, इसलिए भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ज़्यादा है। इसलिए आप देख रहे हो कि एप्पल की, इसकी, उसकी सारी कंपनीज़ यहाँ उठ-उठ के क्यों आ रही हैं? क्योंकि मार्केट है यहाँ पर, इसलिए आ रही हैं, इसलिए डीडॉलराइज़ेशन करा गया। अब ज़रा सीरीज़ ऑफ इवेंट देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एप्स्टीन फाइल्स जानबूझ के रिलीज़ करी जाती हैं। क्यों रिलीज़ करी जाती हैं? इसका रीज़न अभी कनेक्ट होगा आपको। एप्स्टीन फाइल्स बेसिकली ब्लैकमेल करने के लिए रिलीज़ करी गई हैं कि ठीक है, हम तुम पे ये रिलीज़ करके कई लोगों के नाम हमने निकाल दिए हैं जो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं हमारे साथ और अगर तुम हमारी बातें नहीं मानोगे तो वी विल लेवरेज दिस। इसलिए जानबूझ के एप्स्टीन फाइल रिलीज़ करी जाती है। सीरीज़ ऑफ इवेंट देखना। उसके बाद पता चलता है कि इज़राइल जो है वो ईरान पे हमला कर देता है। इज़राइल पे हमला करने के बाद इज़राइल अपने आप को वहाँ से हटा लेता है, वो लेबनान में व्यस्त हो जाता है और यूएसए को कंप्लाई करता है कि आओ हमला करो अब। ठीक है? अब तक बाकी देश इससे कुछ नहीं हो रहे हैं। अभी लड़ाई इज़राइल ने शुरू करी है ईरान के साथ। ईरान में लड़ाई करके उसको ज़बरदस्ती यूएसए को उसमें इन्वॉल्व करा कि तुम भी लड़ोगे इसमें। जब यूएसए इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया तो इज़राइल लड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि लड़ नहीं रहा है, लेकिन इज़राइल का मेन फोकस अब लेबनान है। ठीक है? अब ऐसा क्यों आया? ये हुआ क्यों है? तो उसका रीज़न अगर आपको समझ में आएगा तो 2 हैं। आप समझें सबसे पहले आईमैक कॉरिडोर क्या है? आईएमईसी यानी कि इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर, ठीक है? और दूसरा है I2U2 है 4 देशों का एक ग्रुप है, इंडिया, इज़राइल
और यूएई और यूएसए। इन इन 2 चीज़ों की वजह से ये सारे युद्ध हो रहे हैं। ठीक, अब मैं थोड़े से अपने वो खोल लेता हूँ नोट्स, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि ये पूरा क्या है। हाँ, तो आईमैक कॉरिडोर जो है, तो भारत का प्लान है, अगर आप आईमैक कॉरिडोर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि मुंबई से एक लाइन होती हुई जा रही है, जो कि यूरोप तक जाके कनेक्ट हो रही है। ये ट्रेड राउट है। ठीक, इसमें आपको समझ में आएगा कि आई इंडिया, एम मिडल ईस्ट, ई यूरोप कॉरिडोर, ऐसे एक लाइन होगी, ये ट्रेड राउट होगा। तो यानी कि इसमें ये होके कैसे जाएगी, इंडिया से यूएई, सऊदी, जॉर्डन, इज़राइल और यूरोप। ऐसे ये होगी ब्रिक्स की कंट्रियों के थ्रू, यहाँ से ट्रेड राउट बनेगा। अब अगर ये ट्रेड राउट बनेगा, या कि यानी कि यहाँ से सारा ट्रेड होगा, इसका मतलब है बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो खराब करेंगे, आतंकवादी ग्रुप हैं या इनको सैबोटाज कर सकते हैं, उनको हटाना ज़रूरी है। तो अब जब आपको ब्रिक्स कंट्रीज़ को इसमें ट्रेड करना है, तो बीच के सारे एलिमेंट हटाए जा रहे हैं, लिटरली उसका प्रोसेस चल रहा है। इसलिए ये सारा युद्ध हो रहा है, और ये युद्ध तब, अब आपका क्वेश्चन आता है इसमें कि ये कब तक होगा ये युद्ध? ये युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इज़राइल और भारत के ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो जाते। दूसरी चीज़, यूएसए के इन सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में 800 साढ़े 800 के आसपास लगभग बेसेस हैं अपने। वो सारे बेसेस वैकेट होंगे, क्योंकि डी-डॉलराइज़ेशन हो रहा है, यूएसए के पास पैसा अब नहीं बचा है। तो उनकी मेंटेनेंस कैसे होगी? उसके बाद ऐसा हो सकता है कि भारत जो है वो प्रपोज़ करे कि हम ये सारा एरिया लेते हैं। तो इज़राइल उधर उस एंड पे, यूरोप के पास वाले एंड पे इज़राइल, इधर के एशिया के इधर वाले एंड पे भारत। हम लोग इधर से खत्म करते हुए चलेंगे, वो लोग उधर से खत्म करते हुए आएँगे, और बीच में मिडल में हम लोग मिलेंगे। ठीक है? इसलिए ये सारे युद्ध हो रहे हैं, ताकि ये होगा। अच्छा, आप एक चीज़, एक पैटर्न और बताता हूँ बहुत बढ़िया। इज़राइल का जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है, यानी कि अंदर का, ठीक है? तब भारत का एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट चलता है देशों से। जब भारत का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो इज़राइल का एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर और ये सब में आप पैटर्न देखना। अब आपका क्वेश्चन था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब होगा? वो तब होगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0, डेट इसकी फिक्स हो चुकी है। अब आप आज की अगर टाइमलाइन में देखें, आज 10 अप्रैल की टाइमलाइन में, तो मोसाद जो है, इज़राइल की जो सीक्रेट एजेंसी है, वो भारत से मिलने आई हुई है। उनको सारी डेट्स पता हैं, उनको सारा प्लान पता है, क्या होना है, कैसे होना है। उनका सारा खेल, ये प्लानिंग चल रही है। अगर आप अच्छा, बहुत सारे लोग जो इस वीडियोज़ पे आते हैं, और मैं आपकी पूरी भावना समझता हूँ, सबका मन होता है बस खत्म कर दो पाकिस्तान को, ठीक है? हम लोग इमोशनल होके खेलने लग जाते हैं। आप एक चीज़ समझो, सबसे पहले जब भारत हमला करेगा पीओके लेने के लिए, कुछ पॉइंट्स आप सोचने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे अंदर से गद्दार निकल के आएँगे कि देखो इतना खर्चा हो गया है, दे अब वॉर होगी यार, अगर आप कोई नई चीज़ खरीद रहे हो, आप घर में कोई 2-4 नई गाड़ियाँ भी लेकर आते हो, तो ऑब्वियस है आपका बैलेंस तो कम होगा ना। फिर ये तो वॉर है, अब जब आप वॉर में जाओगे, तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी थोड़ी-सी तो होगी। सबसे पहले गद्दार चीखेंगे, सरकार को उसे फिक्स करना है सबसे पहले। अच्छा, फिर आपके जब वॉर होती है, तो ऐसा नहीं है कि बस आपने मुँह उठाया, आर्मी को बोला, "हाँ भाई, जाओ लड़ लो और सब चलाओ।" उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, उसमें स्ट्रैटेजी होती है, उसमें इकोनॉमी देखनी होती है, उसमें फॉरेन रिलेशंस देखने होते हैं, उसमें डिप्लोमेसी देखनी होती है, उसमें आपको टारगेट कहाँ करना है। भारत की हमेशा पॉलिसी रही है सिविलियंस को नहीं मारना। वो प्लानिंग होती है, एक से बढ़ के एक प्लानिंग होती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इज़राइल या बाकी देशों को हमला करना ईज़ी है, क्योंकि उनके अंदर के जो लोग हैं वो कम गद्दार हैं। ऐसा नहीं है, गद्दार तो हर देश में होते हैं, लेकिन आप ऐसा समझें कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ इतनी विविधता है, जहाँ पे लिटरली आपकी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और इतने हज़ार करोड़ लोग जो अंदर हैं, वो खुद देश के एंटी हैं। आपको उनको भी सँभालना है। आप क्या चाहते हो, अगर आप पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहते हो, आज नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल 4-5 घंटे में आर्मी कर सकती है, लेकिन उसकी वजह से पूरे भारत के अंदर कितना सिविल अनरेस्ट हो जाएगा, उसका जस्टिफ़िकेशन भी तो सँभालना है भारत की सरकार को। इसलिए हर चीज़ सोच समझ के करी जा रही है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर 2 में 1 में जब हुआ था, आपने नोटिस किया, उन्होंने कोई भी, बिल्कुल लिटरली कोई भी सिविलियन कैज़ुअल्टी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ टेररिस्ट बेसेस को ख़त्म किया था। अब बाकी इमोशंस में आके चीखने वाले तो कुछ भी चिल्लाते रहते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो। भाई देखो, ऐसा है, जो वो लोग बैठे हैं, ठीक है? आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, वो लोग बहुत तजुर्बा, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, उन लोगों को चीज़ें हम लोगों से ज़्यादा पता है, उनको लॉज़, रेगुलेशंस कैसे काम होता है, वो सब पता है। ये काम उन पे छोड़ दो, हमारा काम सिर्फ़ और सिर्फ़ राइट नाउ उन पे भरोसा दिखाने का है, ठीक है? अच्छा, अब इज़राइल उधर से लेबनान को ख़त्म कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हिज़्बुल्लाह है, जो कि एक पॉलिटिकल टर्न आर्म्ड विंग बन गया है, इसलिए उनको वहाँ से ख़त्म करना है, और इधर से हम ये पीओके जब ले लेंगे, तो एक पूरा आईमैक कॉरिडोर जो है वो
मतलब सही हो जाएगा हमारा। मैं आपको एक छोटी-सी जानकारी बता देता हूँ, जो कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया इसको कहीं कवर नहीं करता है। तो 2 चीज़ें हैं, हमारा तेजस जो है, जो हमारा फाइटर प्लेन है, वो रिसेंटली सैबोटाज हुआ, मतलब एक्चुअल में मैं तो यही मानता हूँ कि वो सैबोटाज किया गया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं सैबोटाज नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। एनी हाउ वो सैबोटाज था, प्रूफ करने के लिए सरकार के पास अगर हैं भी तो वो कभी पब्लिक नहीं करेगी। एनीवे सरकार की तरफ से ऑफ़िशियल स्टेटमेंट आया है कि उसका अपग्रेड जो है वो पूरा हो गया है और अब तेजस जो है वो नए सॉफ्टवेयर और हर चीज़ से हमने पूरा देख लिया है और वो अपग्रेड हो गया है। तो एक ये नई चीज़ है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ कि सूरत की एक कंपनी है, उसने एक टेंडर उठाया सरकार का, ठीक? और उन्होंने कामिकाज़ी ड्रोन्स आप समझते हो? कामिकाज़ी ड्रोन्स ये जापानीज़ टर्म से आते हैं, कामिकाज़ी प्लेन होते थे, वो प्लेन होते थे यानी कि जैसे फ़िदायन होते हैं ना कि मतलब एक प्लेन आएगा और बस वो सीधा प्लेन ही जाके बस्ट हो जाएगा और प्लेन ही खत्म हो जाएगा। तो यही खेल कामिकाज़ी ड्रोन्स के साथ किया जा रहा है। मज़े की बात ये है कि कामिकाज़ी ड्रोन्स सूरत की वो कंपनी ने टेंडर उठाया लिटरली 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर जो भी थी उनकी जितने भी उनको चाहिए थे वो सारे कामिकाज़े आई थिंक 100 थे या 1000 थे, आई एम नॉट श्योर वो नंबर्स पे कितने थे। लेकिन वो सारे कामिकाज़े ड्रोन्स जितने भी भारत सरकार ने माँगे थे, सिर्फ़ 2 महीने के अंदर-अंदर इन्होंने वो सारे डिलीवर कर दिए। इससे आपको कन्क्लूज़न ये निकलना चाहिए कि 2 महीने के अंदर सारे कामिकाज़े ड्रोन्स की डिलीवरी का मतलब है कि डेट बहुत निश्चित है और बहुत टाइमलाइन पे काम हो रहा है, बहुत डेडलाइन पे काम हो रहा है। ठीक है? थोड़े से क्वेश्चन्स रोहित शर्मा क्या कह रहे हैं? व्हेन इंडियन रूपी वाज़ लिंक्ड टू गोल्ड then 10 rupee equal 1 mohar, okay, and 1 rupee 1 silver coin. The British reduced and ended the currency or stopped keeping the gold reserve. Currency was exchanged for rupees. If the Indian government has stopped keeping the gold reserve, then this too is fake, right? Please reply. नहीं, आई डोंट नो आप कौन-सी मैथ लगा के बैठे हैं यहाँ पर, ठीक? बहुत सारी चीज़ें आप गलत नहीं बोल रहे हो एक्चुअली। जो मैं आप बोल रहे हो, आप गलत नहीं बोल रहे हो, आपके पास थोड़े कॉन्टेक्स्ट की कमी कम है, ठीक? आप ऐसे समझो, हमारा देश, ठीक है? एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मैं आपको समझाता हूँ ताकि बहुत सारे लोग जो बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं जानते, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है जिनका या मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, वो समझ लें इसको। आप ऐसे समझो भारत एक 400 साल की गुलामी से निकल के आया है। सन 1600 के आसपास से हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हो गए थे। 1600, 1700, 1800, 1947 में 47 में कहने के लिए हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने गेम क्या खेला था, उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हम तुम्हारा देश छोड़ के जा रहे हैं 47 में। लेकिन अपनी प्रॉक्सीज़ बैठा के गए थे, यानी कि उनके ही एजेंट्स थे जो इनडायरेक्टली इस देश को चला रहे थे। आई थिंक आप लोग सब समझ गए होंगे क्या है और अगर अभी नहीं समझे हो तो फिर बहुत आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि आई थिंक आप अभी फिर उस प्रोपेगेंडा के अंदर ही जी रहे हो। एक खेल सोचो कि आपको ऊपरी सतह पे दिखा दिया गया कि जी आपका देश देखो हमने आज़ाद कर दिया, जाओ अब आपका देश है। लेकिन सोचो अगर पूरे गवर्नमेंट में और जो उस देश को चला रहे हैं उसमें मेरे ही लोग बैठे हुए हैं, इनडायरेक्टली तो मेरा ही कंट्रोल है उस पे। फिर जाके चीज़ें 2014 में बदलती हैं, जहाँ एक ऐसा रेजीम आता है जो देश के लिए काम कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा बीजेपी के अंदर लोग जो हैं वो करप्ट नहीं हैं, बीजेपी के अंदर लोग जो हैं वो घूस नहीं खाते या ऐसा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, सब कुछ होता है, हर चीज़ होती है। लेकिन इसमें बहुत नेशनलिस्ट जो ऊपर टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, बहुत नेशनलिस्ट लोग बैठे हुए हैं और वो देश के लिए सच में सोचते हैं। ठीक है? येस, द पावर ऑफ एग्रीमेंट वाज़ साइन्ड बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज़ नॉट अचीव्ड, करेक्ट। ठीक? अब आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो अब आप एक ऐसा सोचिए कि लगभग 400 साढ़े 400 साल का रिवर्सल करने में आप सोचते हैं कि क्या 1 साल में या कुछ टाइम में ही वो सारा रिवर्सल हो जाएगा? इस चीज़ को, इस प्रोसेस को बहुत मेथोडिकल करेंगे। अगर ऐसा समझो कि आप एक क्लास 8th के एक बच्चे हो और क्लास 12th के या फिर कॉलेज के लड़कों से आपकी लड़ाई हो गई है। आपके पास आप फिज़िकली भी वीक हो, आपके पास कोई एलाइज़ नहीं है, उन लोगों का पूरा गैंग है, ठीक है? कॉलेज के स्टूडेंट्स का पूरा अपना गैंग है, उनके पास बाइक्स हैं, उनके पास डंडे हैं, उनके पास पैसा भी है खर्च करने के लिए और आप एक 8th क्लास के कभी बच्चे हो। आप सीधे जाके भिड़ोगे, आप मर जाओगे। ठीक है? आपको क्या करना है, आपको इन सबको खत्म करना है, तो आपको स्ट्रैटेजी के तरीके से जाना होगा। आपको धीरे-धीरे पहले आप अपने आप को बिल्ड करोगे, आप अपने शारीरिक तरीके से, आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करोगे ताकि चीज़ें खरीद सको। आप अपने एलाइज़ बनाओगे, भले ही कमज़ोर देश हो लेकिन आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एलाइज़ बनाओगे कि ताकि कल को 50 लोगों से लड़ने के लिए मेरे पास अगर थोड़े कम कम मजबूत अगर मेरे पास 10,000 लोग भी हैं, तो वो भारी पड़ेंगे उनके ऊपर नंबर के थ्रू, नंबर्स का गेम है। ठीक? दैट्स एक्ज़ैक्टली नाउ इट्स कनेक्टेड टू बर्थ रेट। बर्थ रेट इज़ ऑल अबाउट नंबर, जिस देश का नंबर ज़्यादा होगा कंज़्यूमरिज़्म वहाँ ज़्यादा होगा, इसलिए सारा बिज़नेस वहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है?
अच्छा, अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसको धीरे-धीरे आप देख रहे हो, डायरेक्ट हमला करना इज़ नॉट अ बिग थिंग। आज चाहे सरकार की आदेश दे दें, हाँ भाई जाओ खत्म करो, आज खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान कोई बहुत महान बात तो है नहीं, जितने उनके गुणगान करते हैं, करने वाले तो हमारे देश में भी बहुत गद्दार हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन वो आज खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने उनको स्ट्रैटेजिकली मारा, क्यों? क्योंकि हमें अपना भी देखना है, फाइनेंशियल लॉस में हम भी आएँगे अगर हमने लड़ाई छेड़ी। हमारा भी नुकसान होगा कुछ ना कुछ तो, और आपको पता है इस देश के लोग अपने पे चीखना ज़्यादा शुरू कर देते हैं बजाय दूसरे का देखने के कि भाई हमने कितना डैमेज करा है वो भी तो देखो। अगर आप लड़ने जाओगे, आप सामने वाले को 50 थप्पड़ मार रहे हो, 2 तो वो भी मारेगा ना, कुछ तो हाथ-पैर वो भी चलाएगा, खुरेंच तो लगी जाएगी आपके, कहीं से तो कुछ तो इतना हो जाएगा कि एक स्क्रैच लग गया आपके तो हमारी तो जनता वहीं पागल हो जाएगी, जैसे आप जानते हो कितनी वॉलेटाइल है। और भड़काने वाले लोग बैठे ही हैं कि अरे देखो तुम्हें तो खुरेंच लग गई, देखो वो तो कितना सुपर पावर है, अरे भाई वो तो देख उसका तो पूरा साम्राज्य उड़ा दिया हमने। लेकिन क्वेश्चनिंग आपके ऊपर आती है, तो स्ट्रैटेजिकली खेलना होता है। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। ये कहानी मैंने सुनी थी बचपन में महाराणा प्रताप की, कि जब वो अपना किला हार गए थे, तो वो जंगल में भटक रहे थे और गाँव में एक छोटा-सा घर दिखा उन्हें, रात में बहुत थकते हुए भटक गए थे वो, तो अंदर गए और वहाँ देखे बुढ़िया थी, उन्होंने बोला कि, "माँ खाना मिलेगा क्या?" उसने बोला, "आजा खा ले।" तो उन्होंने गरम-गरम जो ताहिरी होती है या फिर गरम दाल-चावल कुछ भी ले लो, जो चावल होते हैं वो दिए कि लो खाओ, और महाराणा प्रताप ने बीच में से हाथ उठाया और उसे खाया और उनका हाथ जल गया। तो वो माँ बोली कि तू भी बिल्कुल महाराणा प्रताप जैसा ही है। उनको लगा शायद मेरा भेद खुल गया है, ये मुझे पहचान गई हैं। बोले, "क्यों? तूने ऐसा क्यों बोला माँ कि मैं महाराणा प्रताप जैसा हूँ?" बोले, "अरे गरम चावलों को कोई बीच में से थोड़ी खाया जाता है, साइड से पहले ठंडा-ठंडा करके उसको फैला के ठंडा करके खाया जाता है, फिर बीच में जाता है। ऐसे ही तेरा महाराणा प्रताप है, वो भी सीधे जाके किलाओं पे हमला करता रहता है।" महाराणा प्रताप बड़े सोच में पड़ गए साहब खाना खा के। बोले, "यार, मैं इतना रणशास्त्र पढ़ लिया मैंने, इकोनॉमी जान ली, ये जान ली, मैं इतनी छोटी-सी बात नहीं समझ पाया जो इस छोटी-सी दादी ने मुझे समझा दी। रात भर बैठ के सोचते रहे कि यार बात तो बिल्कुल सही है, मैं तो हमेशा जाके अब सीधे रण पे हमला करता हूँ, वैसा नहीं होगा। पहले पहले मैं साइड के जो किले हैं उनको जीतना शुरू करूँगा, और फिर वही हुआ, धीरे-धीरे पहले साइड से उन्होंने जीतना शुरू करा, फिर जब अपनी पावर बढ़ गई तब वहाँ पहुँचे। ठीक है? Do you have a group where I can share all this information or provide proof? I know you are telling the truth, but you are just trying to tell me and show me to others. भाई आई डोंट नो आप कहाँ ग्रुप और ये बात कर रहे हो आप, मतलब ठीक है सब कुछ इंटरनेट पे ही आप जाके पढ़ सकते हो मेरी सारी बातें, आपको अगर झूठ लग रही हैं तो आप भी खुद अपने फैक्ट चेक करो, और अगर आपको कुतर्की करना है तो भाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं है आपके कुतर्कों का। आप तो ऐसे बात की यहाँ की वहाँ, वहाँ की वहाँ, आप, मैं अगर ए में बात कर रहा हूँ तो आप फिर पहुँच जाओगे भाई बी का आंसर दो, बी का करो तो आप सी में पहुँच जाओगे। तो कुतर्क का मेरे पास आंसर नहीं है, क्वेश्चंस के मैं आपके आंसर दे चुका हूँ सारे। तो इसी तरीके से पाकिस्तान का पहले हमने वाटर सप्लाई, इंडस वाटर सप्लाई उनकी कट करी। जब वो कट हुई, लोगों ने चीखा, "अरे! ये क्या है, वो क्या है?" चीखते रहो, हमें अपना काम करना है, हमें साइड बाय साइड उन्हें कमज़ोर करना है। वो करने के बाद उनका देख लो तेल का, इलेक्ट्रिसिटी का, हर चीज़ उनकी जो है वो खत्म हो गई। वेयर आर यू प्रेज़ेंट? भाई मैं एक छोटे से कैफ़े के अंदर हूँ राइट नाउ। तो अ, ये हो गया, और उसके हाँ, तो ऐसे करके पाकिस्तान की अभी हम सप्लाई काट रहे हैं। अब आप एक चाणक्य नीति समझो, थोड़ी-सी चाणक्य नीति। जब दुश्मन खुद अपना खुद गलत कर रहा हो ना, तो उसे टोकना नहीं चाहिए, ठीक? तो पाकिस्तान ज़बरदस्ती बीच में कूदा है सीज़ फायर लेके, तो उसे बोलना नहीं चाहिए कि आप करते रहो, आप जो कर रहे हो, ठीक है? आप जो भी कर रहे हो, आप करते रहो अपने शांति से जो करना है। भारत को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, देख लो वो सारा लोग। अच्छा, आपको एक चीज़ और मज़ेदार समझ में आएगी, जो लोग जियोपॉलिटिक्स में सच में समझने में या जानने में इंटरेस्टेड हैं, आपको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगेगी। जब पाकिस्तान ने अनाउंस किया ना कि साहब हम तो मीडिएट करा रहे हैं, आप देखो भारत के अंदर से कितने लोग खुश हो के आए कि देखो ये है साहब इनकी पावर, भारत अपने आप को विश्व गुरु बोलता है। अरे यार, तुम एक बात समझो, अगर मेरे घर के लोग हैं, मेरे सारे भाई हैं, ठीक है? मुझे पता है मेरे भाई में अगर ये कमी भी है, मैं अपने आपस में उसका मज़ाक बना सकता हूँ। लेकिन जब कोई बाहर वाला इंसान आके मेरे भाई के साथ लड़ रहा है, तो उस टाइम मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ और सिर्फ़ उसका साथ दूँ, ठीक है? ये होता है दिमाग, ये होता है खेल। भारत में हज़ार कमियाँ हैं, कोई डिनाई नहीं कर रहा है इस चीज़ से। भारत में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, भारत में हर चीज़ है। हम इंटरनली उन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर कोई तीसरा देश आके तो बोले हमारे देश के लिए सब एक हो जाना चाहिए, लेकिन तुम गद्दार लोग ऐसे हो कई सारे, जो पाकिस्तान ने कुछ कर दिया उसे प्रेज़ कर रहे हो तुम। अरे यार, वो दुश्मन कंट्री है तुम्हारे लिए, वो तुम पे कितनी जान माल ले चुका तुम्हारी, इतना सब कुछ आके कर गया तुम्हें, तुम्हारे हर जगह आके तुम्हारे कत्लेआम करके गया है, और तुम अभी भी यही दिखा रहे हो, नहीं, 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 पीस, अमन की आशा, अमन की आशा। लेकिन
उन गधों पर ध्यान देने से अच्छा मेरे इतने भाई-बहन हैं इस सारे चैनल पे जो सच में देशभक्त लोग हैं, जिनके अंदर सच में काम करने का जज़्बा है, मैं उधर देखता हूँ, वो पॉज़िटिव लोग हैं। ख़ैर पहले उनकी तेल की सप्लाई कट करी गई, उसके बाद उनका पानी की सप्लाई कट करी गई, तेल की सप्लाई आज भूखे नंगे हालत है वहाँ पे। तेल वहाँ पे 450-500 पहुँच गया है, ठीक है? वो अब भी बोल रहे हैं, "तुम पता नहीं कौन-सी जी रहे हो, हमारी आवाम तो बहुत खुश है, आज भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है।" ठीक है, चलने दो, हमें भी पता है कितना बढ़िया चलता है वहाँ पे, क्या अपने चूरन बेचा जाता है अपनी जनता को, आवाम को उनकी। ख़ैर, उनका खेल तो खराब होना है। अब आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, तो अब इसमें खेल होना कैसे है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब होगा उसकी डेट देखो, मुझे नहीं पता है और पता भी है तो शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? लेकिन ये सारा खेल होगा, बहुत जल्दी होगा, आई नो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं और अगर ये लेट भी होता है तो हम सबको यही मानना चाहिए कि हो रहा है क्योंकि प्रेशर क्रिएट करो भई सामने वाले देश पे, जितना प्रेशर क्रिएट करोगे उनके रिसोर्सेज़ तो खराब होने दो। आप क्या सोचते हो अगर मैं आज ये चिल्लाना शुरू कर दूँ और ये भारत देश से पूरी अफ़वाह फैल जाए कि साहब 14 अप्रैल को या 13 अप्रैल को जो है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा। वो लोग तो रेडी रहेंगे ना, वो तो अपना तेल, ईंधन, अटेंशन, टाइम, पैसा सब फूँक रहे होंगे ना, फूँकने दो यार। तभी तो जब बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, हम उस स्टेज पे लाके उन्हें मारेंगे कि सीधे जाके एक थप्पड़ मारो, खत्म वो, बजाए 100 डंडे मारने के। ठीक है? दैट इज़ अ शॉर्टेज इन ऑल कंट्री बट देयर इज़ मोर करप्शन इन आवर कंट्री। अच्छा। ठीक है भाई, आपको अगर अपना ही देश बुरा लगता है, तो कोई बात नहीं है भाई। एक चीज़ सीखनी चाहिए हमें बहुत सारे संतों से, महात्माओं से, बहुत सारे महापुरुषों से सीखनी चाहिए कि दूसरे की लकीर छोटी करने से अच्छा है अपनी लकीर बड़ी कर लो। अगर आपको लगता है कि करप्शन मैं तो बोल रहा हूँ करप्शन है हमारी कंट्री में भी, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन उन करप्शन को खत्म करने का ज़िम्मेदारी आपने आज तक करा है कुछ? अपने देश के लिए, सिर्फ़ गाली देने के लिए हर चीज़ आपको सरकार ही प्रोवाइड करा के दे। आई एम अगेन मैं ये आपकी बात गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल है भाई। ठीक है? लेकिन आपने क्या किया है? सिर्फ़ गाली देने के अलावा, सिर्फ़ ज्ञान देने के अलावा आपने भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन किया होना चाहिए। ठीक? आप भी करो अपना कंट्रीब्यूशन करो। ओके, एनीवे तो अब एक बहुत अच्छा मैं आपको पहले इस चीज़ में मैं दे दूँ, बट इट इज़ आल्सो गुड। हाँ भाई, इट इज़ आल्सो गुड। मज़े ले गया बीच में आके हाँ। भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं पहले आई एम गोना गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज़ ड्यू। एक इकोनॉमिस्ट हैं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, पहले ही बोल दूँ, एक इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर अंकित शाह। बहुत सारा रेफ़रेंस, बहुत सारी इकोनॉमी की जो रेफ़रेंसेस हैं, वो वहाँ से मिली हैं। वॉर स्ट्रैटेजी मैंने कहीं और से पढ़ी हैं, इकोनॉमी के रेफ़रेंसेस उनसे और 2 और लोग हैं, वहाँ से लिए हैं। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स का 60% जो है वो कहीं और से है, ऑलमोस्ट 30-40% में से 25% अंकित शाह जी से भी है, ऐसे करके बहुत सारे सोर्सेज़ हैं और फिर मेरी खुद की भी एनालिसिस है जहाँ से मैं लेता हूँ। अ, रेंटिंग गोला एंड ध्रुव शेपर्ड, ओके। तो उसमें मैं आपको बता दूँ तो ये जो प्रेडिक्शन है, ये मेरी नहीं है, ये अंकित शाह की तरफ से आई है, डॉक्टर अंकित शाह की तरफ से। उनके चैनल को जाके आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ रिप्लाई टू योर इनिशियल क्वेश्चन भाई मैं कर चुका हूँ आपके इनिशियल क्वेश्चन्स को। ठीक है? तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई जो है वो एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, ठीक? वो एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। सऊदी एक ज्यूइश राष्ट्र बनेगा और ईरान जो है वो हार्डकोर क्रिश्चियन राष्ट्र बनेगा। अभी सबसे हार्डकोर क्रिश्चियनिटी का जो मतलब ऐसे कह सकते हो सेंटर है वो कहाँ है? वो इटली में है आपका। ठीक है? जो इटली में जो पोप हैं और ये सब हैं, वो आपका सेंटर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ईरान एक क्रिश्चियन राज्य बनेगा, वहाँ पे शाह ऑफ ईरान आएँगे, सारा युद्ध इसलिए हो रहा है ताकि वहाँ पे जो ख़ुमैनी हैं, उनका रेज़ीम ख़ुमैनी हट गए हैं, लेकिन उनके ब्यूरोक्रेट्स और उनके बाबू लोग जो हैं, उनको भी हटाना है। डोंट डू इंडियन फिएट करेंसी ब्रदर। आई डोंट नो आप क्या ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। मैं आपको पूरा करेंसी का एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि करेंसी कैसे है, फिर भी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ या जो और नए व्यूअर्स आए हैं। डी-डॉलराइज़ेशन होगा, भारत की करेंसी मैक्सिमम जो यूएस डॉलर्स में पहुँची है वो 95 तक पेग हो गई है, वो हो गई है। 95 से ऊपर लोग बहुत लोगों ने आप यूट्यूब पे या इंस्टा पे आपने देखा होगा 100 जाएगी, कोई नहीं रोक सकता, चीखने दो, चिल्लाने दो, 95 से ऊपर नहीं जाएगी, गिरनी शुरू होगी। जिस चीज़ का हम वेट कर रहे हैं, वो है चाइना और जापान की तरफ से बैंकरप्सी के सिग्नल्स यानी कि अभी सॉरी यूएसए के जितने भी ट्रेज़री बॉन्ड्स हैं।
वो बिकने शुरू होंगे। जब वो बिकेंगे दैट मीन्स अब आपका कोई करेंसी कोई खरीद ही नहीं रहा है, कोई उस पे भरोसा ही नहीं कर रहा है। सारी चीज़ें किसमें बदल जाएँगी? मिनरल्स में, गोल्ड और सिल्वर में। जैसे-जैसे वो होता जाएगा, यूएस डॉलर अभी 93, 94 समथिंग चल रहा है, 92, 93 जो भी है। ये गिर के पहले झटके में आपका 70 में आएगा, 60, 50, 40 करते-करते जो प्रेडिक्शन है, अब इसमें टाइमलाइन थोड़ी-सी बदलेगी। एक्चुअल में ये जो डॉलर का जो गिरना था, यानी कि $1 लगभग 70-75 के आसपास आना था, ये टेक्निकली मैं आपको बता दूँ, ये 2025 के दिसंबर या अर्ली 26 के जनवरी के आसपास आना था। लेकिन ये टाइमलाइन शिफ्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है, जैसे मैंने बताया, जापान की तरफ से। लेकिन जापान की तरफ से आपको पता होगा, वहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज हो गए थे उनके, या चेंज करवा दिए गए थे। I also follow Dr. Shah, but I don't read the normal comments that there is why I'm asking you this question. Okay भाई, तो डॉक्टर शाह से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। आई एम अगेन टेलिंग यू, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ इकोनॉमी वाली साइड का। बाकी बहुत सारे मिलिट्री वॉरफेयर और उन सब का क्रेडिट मेरा, और बहुत सारी स्टडी है और भी लोगों का, लेकिन ये इकोनॉमी वाली साइड मेरी नहीं है, ये बहुत सारी डॉक्टर अंकित शाह से है। तो आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है, अभी जो मैंने आपको बताया, तो उनकी तरफ से फिर ये होना शुरू होगा, और धीरे-धीरे जो उनकी प्रेडिक्शन है और जिसका लॉजिक मैंने पीछे सीखा, ठीक है? उन्होंने प्रेडिक्शन करी, उन्होंने काफ़ी चीज़ें हिंट्स के तौर पे दी, लेकिन जब उसका प्रेडिक्शन का पूरा बैठ के एनालिसिस मैंने करा, ग्राफ्स देखे, चार्ट देखे और फिर सारी चीज़ें देखी कि ये हो क्या रहा है, यूएसए का सारा रियल एस्टेट क्रैश हो रहा है। अभी जितने आईटी सेक्टर में बैठे हुए हैं यूरोपियन और यूएस कंट्री में, उन सब की जॉब्स जाएँगी अभी बहुत, जैसा कि वो बोलते हैं अपने टर्म में कि ज़ीरोज़ गायब हो जाएँगे सैलरी में। तो अभी वो होने वाला है। आपने देखा अभी ओरेकल ने कैसे सुबह 6 बजे सिर्फ़ एक ईमेल पे बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया है। मैं आपको टीसीएस का कुछ डेटा दे सकता हूँ, जो अभी शायद पब्लिकली आई थिंक, मतलब आ गया है, पब्लिकली तो आ गया है, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया में रिलीज़ किया है, नहीं किया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन टीसीएस का डेटा इज़ नॉट लुकिंग वेरी गुड। बहुत सारी फायरिंग हुई है, और अगर आपको लग रहा है कि अरे ये तो सब बकवास है, क्योंकि मेरी तो जॉब अभी भी चल रही है, तो दोस्त आप बचे हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कुछ हो नहीं रहा है। अम, एक छोटा-सा पर्सपेक्टिव देता हूँ। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने घर की खिड़की नहीं खोलूँगा, तो बाहर बारिश हो रही है या सूरज उग रहा है, लोग कहते रहो, मैं उसको नहीं मानूँगा। लेकिन दोस्त, घर के बाहर जो है, वो बहुत बड़ी दुनिया चल रही है, और आज नहीं तो कल आप किसी न किसी तरीके से अफ़ेक्ट होगे ही उससे। हो सकता है आपकी जॉब ना जाए, बट दैट डज़न्ट मीन कि आप इन्फ्लेशन में या फिर इन सारे करेंसी के सब में ना फँसोगे। डू यू थिंक दैट टॉक्स बिटवीन अमेरिका एंड ईरान विल टर्न आउट पॉजिटिव? नो, नॉट एट ऑल। ये लड़ाई तब तक चलेगी, बीच में ये भले ही हो सकता है कि ब्रेक्स लग जाएँ थोड़े टाइम के लिए, पॉज़ आ जाए, लेकिन ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ईरान में शाह की, जो शाह ऑफ ईरान है, वो नहीं आ जाएँगे। ईरान क्रिश्चियन कंट्री बन जाएगा, फिर ईरान से, अब अभी तक तो ये है कि ये तेल जो है हम नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये इस्लामिक कंट्री का तेल है, शिया कंट्री का तेल है। फिर जब वो क्रिश्चियन कंट्री हो जाएगी, तो फिर तो वहाँ से तेल खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ये नहीं होगा, तब तक ये लड़ाई पूरी खत्म नहीं होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं होगी। तो टाइमलाइन ये देखो कि सबसे पहले एप्स्टीन फाइल्स डाली गईं, जानबूझ के रिलीज़ करी गईं। ठीक? वो रिलीज़ करने का रीज़न अब समझ में आएगा, क्यों रिलीज़ हुई हैं, उस पे कोई बात नहीं हुई। फिर आप देखते हो कि इज़राइल ने तुरंत लड़ाई छेड़ दी। लड़ाई छेड़ने के बाद उसने ईरान से लड़ाई छेड़ी। अच्छा, ईरान, आपने एक चीज़ नोटिस करी, बहुत सारे लोग अभी कन्फ्यूज़ हैं कि ईरान इज़राइल पे हमला तो कर रहा है, लेकिन आस-पास के कुवैत, दुबई, सऊदी, इन सबको क्यों ख़त्म कर रहा है भई? क्योंकि ये होना है, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा, मैंने एक ना रील बनाई थी। मैंने एक चीज़ बोली थी, मैंने बोला था कि अब तक हम लोग इन सारी कंट्रीज़ को, गल्फ़ कंट्रीज़ को मिडल ईस्ट बोलते थे, कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी मिडल ईस्टर्न कंट्री है। लेकिन अब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि ये मिडल ईस्टर्न नहीं है, ये वेस्ट एशियन वॉर है। मैंने ये रील बनाई थी, मैंने बोला था ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। उसपे कई सारे, मैं बेवकूफ़ ही कहूँगा उन लोगों को, कई लोगों ने मेरी वो रील उठाई, उसपे करते हैं ना कई लोग कि रील उठा के उसपे कमेंट करते हैं और मज़ाक बनाते हैं। उसमें उसने बोला, भाई यूएसए की तरफ से देखेगा तो वो ईस्ट है, हमारी तरफ से देखेगा तो वो वेस्ट बैठ रहा है। इसमें क्या नई बात बोल दी? क्या गधा है? कुछ लॉजिक नहीं आता। मेरे बाबू, एक चीज़ समझो, ठीक है? कोई भी कंट्रियों की डायरेक्शन जो है, वो वहाँ से डिसाइड होती है रेफ़रेंस पॉइंट से। रेफ़रेंस पॉइंट डिसाइड होता है कौन-सी कंट्री पावर में है। जब तक यूएसए पावर में था, तब तक इन देशों को मिडल ईस्ट बोला जाता था।
जब भारत पावर में आएगा तो इन देशों को वेस्ट एशियन कंट्रीज़ बोला जाएगा, वेस्ट एशियन रीजन बोला जाएगा। इस सेंटेंस के पीछे सिर्फ चीखने-चिल्लाने के बजाय थोड़ा भेजा यूज़ करोगे, दिमाग यूज़ करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि पावर शिफ्ट हो चुकी है। नाउ दे आर नो मोर मिडल ईस्टर्न कंट्री। हाँ, डायरेक्शन रेफरेंस में वो मिडल ईस्ट ही रहेंगी क्योंकि आप यूएसए को पावर मान के सेंटर पॉइंट मान के देख रहे हो कि यूएसए की तरफ से वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, लेकिन पावर शिफ्ट हो चुकी है टुवर्ड्स भारत। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये लोग वेस्ट एशिया के रीजन में आते हैं। दैट्स व्हाई इट्स नॉट मिडल ईस्ट एनीमोर, इट्स वेस्ट एशिया। आप ये समझो, ठीक है? रोहित शर्मा बोल रहे हैं, "आई एम टाइपिंग इन हिंदी, यू आर सीइंग इट इन इंग्लिश, देयर इज़ सम प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड।" ओह! हाँ, ये हो सकता है भाई, आई थिंक सम ट्रांसलेशन की वजह से, क्योंकि मुझे भाई इंग्लिश में पढ़ने में आ रहा है सारे क्वेश्चन्स। मैं प्रोबेबली मेबी भाई नेक्स्ट टाइम से आई विल रिसर्च मोर, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये मैं अपनी मानता हूँ, मुझे कुछ बंद करना होगा इसमें जिसकी वजह से ट्रांसलेशन ना हो। सौरभ पंत बोल रहे हैं, "सर, वी डू लेबर वर्क इन दुबई, इज़ इट सेफ टू वर्क इन दुबई, यूएई?" भाई देखो, ब्रूटल ट्रुथ ये है, मुझे नहीं पता आप इंडिया से हो, आप कहाँ से हो। अ, जो वेस्ट एशियन या गल्फ कंट्रीज़ हैं, जब पाकिस्तान की पिटाई हो जाएगी, उसके बाद पाकिस्तानियों को तो वहाँ से भगा दिया जाएगा, ये तो तय है। इंडियंस वहाँ रहेंगे, मेरे हिसाब से अभी आपका जो यूएई रीजन है, वो तो सेफ है, ठीक है? और मैं आपको ये भी बता दूँ, उनका मकसद अभी ये सारे युद्ध में कैज़ुअल्टी मतलब सिविलियंस को मारने का किसी का भी नहीं है। वो सिविलियंस को जानबूझ के कोई नहीं मारेगा। लेकिन ऑब्वियसली देयर इज़ समथिंग कॉल्ड कोलैटरल डैमेज। जब 2 बड़ी चीज़ें टकराती हैं तो आस-पास की चीज़ों में डैमेज होता है। तो उस चक्कर में मैं बोलूँगा, अगर आप वापस आ सकते हो तो गुड है भाई, लेकिन आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों की फैमिली है, काम है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप बहुत मेनस्ट्रीम सिटी में ना रह के थोड़ा-सा अलग रहते हो, या फिर जहाँ मतलब कहीं जहाँ सेफली अब तक कुछ नहीं हुआ है, उस एरिया में शिफ्ट हो सकते हो। मिलिट्री जो प्लेसेस हैं वहाँ से दूर हट जाओ भाई, तो बेटर रहेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है, मतलब अगर आप कर सकते हो, आई नो ऐसा नहीं है कि आज आपने बोरिया बिस्तर पैक करा, अपनी पूरी लाइफ़ कोई इंसान निकाल के वहाँ से आ जाए। बट कोशिश करो कि कैसे भी करके आप भारत अगर वापस आ सकते हो, अगर आप भारत के हो तो। पाकिस्तान के हो तो भाई पाकिस्तान जाओ या कहीं जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आपका। विल इट बी सेफ टू कम टू इंडिया सर आफ्टर लूज़िंग योर जॉब? भाई देखो, वो सब टैलेंट के ऊपर है। आप आओ इंडिया में, अपॉर्च्युनिटी की कमी नहीं है। यहाँ पे अगर आप करना चाहते हो, अगर आप फिर वही फिर वही दोनों चीज़ें हैं। इस देश में बिलियनेयर्स भी हैं, इस देश में भिखारी भी हैं। हर चीज़ है, और वो हर देश की कहानी है। हर देश में बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बहुत बड़े-बड़े रिच लोग भी हैं, मतलब रिचेस्ट भी हैं, और गरीब से गरीब लोग भी हैं। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू भाई। अगर आप में कुछ टैलेंट है, आपको लगता है, एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे आईटी की जो जॉब्स हैं, जो लगता है कि हम आईटी जॉब्स कर लेंगे, ये आईटी जॉब्स धीरे-धीरे अगले 4, 5, 6 सालों में रिड्यूस होती चली जाएँगी, और मैनुअल लेबर वर्क जो है, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर जो होते हैं, मैकेनिक, ये सारे आईटीआई जॉब्स जिसको इंडिया में बोलते हैं, और एग्रीकल्चर, ये बहुत ज़्यादा, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, इनकी सैलरी बहुत बढ़ जाएँगी, बहुत ज़्यादा पैसे कमाएँगे। सौरभ पंत और बोल रहे हैं, सर देयर आर मोर लेबर कैटेगरीज़ इन द गल्फ ड्यू टू व्हिच दोज़ वर्किंग इन दुबई आर एट रिस्क सर। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप किस पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, लेकिन आई थिंक आई मेड माय पॉइंट क्लियर भाई, ठीक है? नमस्ते सर, काइंडली हेल्प रिगार्डिंग वर्कर्स हियर इन दुबई एंड ऑल ओवर गल्फ। तो मैं आपको बता चुका हूँ उसका आंसर। हाँ, न्यू पावर, इंडिया, बॉक्स, चाइना। इंडिया उत्तराखंड इज़ देयर सर। हाँ, अगर आप उत्तराखंड से हैं भाई, तो बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है भाई। अच्छा, पंत साहब हैं, समझ गया। तो भाई भाई जी वापस आ जाइए आप, जितना जल्दी हो सकता है। अ Dr. Ankisha predicted all in 21-22, even you are getting it all from Dr. Ankisha tweets and video, but I appreciate you and your knowledge as a भाई, अगर आप मेरा पूरा देखें तो मैंने जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, मैंने उसमें उनको जो है क्रेडिट दिया। मैंने बोला कि ये आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मैंने बहुत सारा ऑलमोस्ट 80% जो है वो डॉक्टर अंकित शाह से, उनके रेफरेंसेस से, उन्होंने जितना बताया है वहीं से मैंने सीखा है। उसके बाद मेरी थोड़ी-सी और स्टडी रही है उन चीज़ों को चेक करना। जैसे वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन उसके पीछे के फैक्ट्स जाके पढ़ना, स्टडी करना उन चार्ट्स को, वो मैंने एक्स्ट्रा किया है। और जो बहुत सारी वॉर की और जो बहुत सारी जियोपॉलिटिकल नॉलेज है, वो मैंने बहुत अलग-अलग डिफरेंट सोर्सेज़ से, और मेरी भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ से ली है, लेकिन मैंने उनको पूरा क्रेडिट दिया है। आप मेरी वीडियो में जाके देखोगे, डॉक्टर अंकित शाह को मैंने पूरा क्रेडिट दिया है कि ये सारा खेल जो है, ये मैं उनसे ही ले रहा हूँ। ब्रदर योर नॉलेज इज़ थैंक यू भाई, थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग, नो प्रॉब्लम भाई। और आई एम सॉरी भाई, आप लोग शायद हिंदी में लिख रहे होंगे, लेकिन मेरे पास ये इंग्लिश में आ रहा है। आई थिंक नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ
टर्न ऑफ करना होगा ट्रांसलेशन वाला, तो वो मैं कर दूँगा। ठीक है? अच्छा, अभी आप खेल देखो तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑर्गेनिक आर फ्यूचर यस बिल्कुल भाई, मैकेनिकल, सिविल, सिविल का बहुत स्कोप होगा भाई यहाँ पर और मैं तो सबसे ज़्यादा बोलूँगा कि एग्रीकल्चर उसका बहुत ज़्यादा स्कोप होगा, इंडिया में, भारत में तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है? अच्छा और क्या और बात करते हैं, मैंने नोट्स लिख रखे हैं। अब आप देखोगे कि यूएई और सऊदी जो है, वो अपने पैसे माँगने शुरू कर रहा है। अच्छा बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूएई और सऊदी ने पाकिस्तान को पैसे दे दिए थे, आपको याद है कि बहुत सारे हंगामा कटा था कि देखो भारत ने क्या कर दिया और ये तो इनका ही दोस्त है और ये है। आपको क्या लगता है भारत की अनुमति के बिना कभी सऊदी और यूएई जो है वो पैसे देंगे पाकिस्तान को? आप जियोपॉलिटिक्स की स्ट्रैटेजी नहीं समझे। आप पैसे दो, आप दिखाओ कि आप उनके हो, लेकिन वो पैसे माँगने कब हैं इसकी टाइमिंग भी तो भारत ने ही बताई थी। जब सब कुछ बढ़िया चलता है तो आपके साथ आके सारे दोस्त खुशी में नाचते हैं। असली पता चलता है जब आपका टाइम खराब चल रहा होता है। आपने पैसे दिए, वो पैसों का क्या हुआ? वो पैसे गायब हो गए। अब पाकिस्तान की हालत बिल्कुल पतली है। नाउ इज़ द राइट टाइम टू आस्क फॉर दैट मनी बैक कि भाई वो हमारे पैसे तो लौटाओ ज़रा। समझे कितना बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव था? इंडिया पाकिस्तान पर स्ट्राइक कब करेगा? देखिए मैं अपनी पूरी वीडियो में यही बात करी है, पूरा जाके इसे देखिएगा। आफ्टर डीडॉलराइज़ेशन विल द डीप स्टेट टारगेट इंडिया? यार ये एक ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है मेरे पास, लेकिन इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है, ठीक है? टारगेट इंडिया देखो, हमारा पूरा प्रयास चल रहा है, हम जिस सनातन इकोनॉमिक मॉडल पे चल रहे हैं कि हम डीप स्टेट का जो स्मिथ कैपिटल मॉडल है, उस मॉडल को हम खत्म करें। तो एक तरीके से ऐसे समझ लो कि ये लड़ाई है जिसमें भारत, चाइना और रशिया फिलहाल मिलके डीप स्टेट को काउंटर कर रहे हैं, अभी। डीप स्टेट और काउंटर ऐसे नहीं होता, अगर आप काउंटर सोच रहे हो कि ये लड़ाई हो जाएगी और डीप स्टेट पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि वो लोग भी पावरफुल कम नहीं है। लेकिन आप धीरे-धीरे उनकी ना पहले पावर रिड्यूस करोगे, आप धीरे-धीरे उनका ऐसा कह लो कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रिड्यूस करोगे। भारत में भी ये आएँगे, भारत में इसीलिए सारी कंपनियाँ सेटअप हो रही हैं ताकि डीप स्टेट उनको कंट्रोल कर सके, कई हद तक करेगी। अगर आपने देखा होगा तो मोदी जी बीच में एक बात पे अड़ गए थे कि जीएमओ क्रॉप्स नहीं आने दूँगा भारत में। एक बहुत बड़ा रीज़न था, वो यही था कि डीप स्टेट का प्रोपेगेंडा था कि जीएमओ क्रॉप्स लाओ, ताकि 3 चीज़ों पे इनका सबसे बड़ा धंधा चलता है, धंधो परमो धर्मा ठीक है? गुजराती स्टाइल में बोलें तो। सबसे पहले चलता है तेल, ये सारी जियोपॉलिटिक्स जो हो रही है, तेल का मैनिपुलेशन है। डोनाल्ड ट्रम्प को आप कितना ही बेवकूफ़ समझ लो, कुछ समझ लो, वो बिलियंस ऑफ डॉलर छाप रहा है इस वॉर में। वो एक ट्वीट से स्टॉक्स को ऊपर-नीचे कर देता है। मैंने अपनी वीडियो में भी पूरा बताया कि कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर का उसने फ्यूचर बाइंग और शॉर्ट करके सारा तेल का, क्रूड ऑयल का उसने कैसे खेल किया था, वो जाके वीडियो आप देख लो। उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पहला है तेल, तेल की मैनिपुलेशन होती है। भारत ने इसको कैसे तोड़ा? भारत ने इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा? तेल के चक्रव्यूह को। जहाँ ग्लोबल पावर है, डीप स्टेट तेल, 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 तेल करते रहते हैं, उसका मैनिपुलेशन करते हैं। आपने देखा भारत ने इसी टाइम पे न्यूक्लियर का जो सेकंड फेज़ में हम आए हैं, इसको अब अनाउंस किया है। ऑफ कोर्स ये काम पिछले 20 साल से मे बी मोर देन दैट, आई माइट बी रॉन्ग ऑन दैट, तब से चल रहा है ये। भारत ने अब आके उस काम को पूरा किया है और अनाउंस किया गया है कि भारत अब न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जा रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी यानी आम लोगों के लिए उस न्यूक्लियर एनर्जी का। तुम तेल में खेलते रहो कि तेल की मोनोपोली मेरी और ये लूडो का गेम तो मैं जीतूँगा, लूडो का गेम तो मैं है। मोदी जी बोले तुम लड़ते रहो लूडो के गेम पे, हम तो ताश खेलेंगे। गेम खत्म। दैट्स हाउ मास्टर प्लानिंग वर्क्स। आप लड़ रहे हो मेरा तेल, इसका तेल, उसका तेल, तेल की डिपेंडेंसी अभी भी है भारत की। ऐसा नहीं है भारत पूरा उससे निकल गया है। लेकिन हमने गेम ही चेंज कर दिया, हम खेल ही नहीं रहे तेरे लूडो, हम तो ताश खेलेंगे। ठीक है? आई वुड लव टू हियर यू ऑन मिस्टर गिरीश चैनल। भाई आई एम सॉरी भाई, मैं गिरीश डी के चैनल को नहीं जानता, बट मे बी Sir, I did not know the power value of India in India, but since I came to Gulf, I realized India's dominance in region, I guess. भाई भारत के अंदर ही जो कुछ गधे हैं, सारे एलिमेंट्स नहीं, बहुत देशभक्त लोग हैं, लेकिन भारत के अंदर जो गधे हैं, उन्हें ही भारत का नहीं पता है। आपने एक चीज़ नोटिस करी?
सबसे ज़्यादा डॉलर की वैल्यू जो है देखो रुपए के टर्म में 95 हो गई है, 94 हो गई है, वो लोग चिल्लाते हैं, जिनका डॉलर में कोई एक्सचेंज करने का दूर-दूर तक कोई खेल ही नहीं है, जिनको मतलब ही नहीं है। वो भारत के अंदर ही हैं, उनकी रुपए में ही कमाई है, लेकिन उनको पता नहीं क्यों ये सबसे ज़्यादा दर्द होता है कि देखो रुपए तो 94 पहुँच गया, भाई आपका ट्रांज़ैक्शन ही नहीं करना है, जिनके करने हैं वो तो खुश हैं कि चलो भाई इस टाइम मिल रहा है 94 का रेट, ठीक है? तो सीधी बात ये है जो हंगामा काटते हैं उनको उस चीज़ों से ही कोई लेना-देना नहीं होता है, ठीक है? और इसी तरीके से भारत का कौन-सा देश है आज मुझे बताओ जिसने भारत की तारीफ़ नहीं करी है? जिसने ये नहीं बोला कि भारत एक पावर है, जिसने जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, उनका सत्कार नहीं हुआ है और उनको रिस्पेक्ट नहीं दी गई है और उनसे दोस्ती नहीं करी गई है। एक टाइम था जब भारत को कोई पूछता नहीं था, मनमोहन सिंह को कोने में खड़ा कर दिया जाता था, "चल बैठ वहाँ पे, हम अपना खेल खेलते हैं।" आज सेंटर स्टेज भारत रखता है और ये बात प्रधानमंत्री जी की नहीं है, ये भारत के करोड़ों हिंदुस्तानियों की है कि वो रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि भारत बीच में है, भारत, एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट भारत, भारत। पता नहीं कितने बड़े-बड़े लोगों ने स्टेटमेंट दे दिए कि भाई ये वॉर कोई रुकवा सकता है, तो मोदी जी हैं। हमारी मीडिएशन कुछ करा सकता है, तो भारत है। हमारा वो ये करेंगे, तो भारत है। हम तो भारत पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि ट्रस्ट विल बी द नेक्स्ट करेंसी। याद रखना, जहाँ पूरे देशों ने, ये वेस्ट के सारे देशों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ चोरी और मिसट्रस्ट किया है, इन्होंने खुद से तो कभी कुछ कमाया नहीं है, जब भी इन्हें कुछ चाहिए होता है, दूसरे देश पे जाके आक्रमण करते हैं, उनका ले लेते हैं, लूट लेते हैं, लोगों को मार देते हैं और फिर कहते हैं, "तुम हमारे देश में क्यों भागे आए? तुम्हारा देश है ये? ये कोई तुम्हारा देश है? तुमने लूट पे बनाया है ये सारा देश भाई।" जो लोगों को वहाँ पे रेशियली डिस्क्रिमिनेट करते हो, बेचारे मेहनत करके जाते हैं दूसरे देशों में लोग अपना पैसा, जीवन कमाने के लिए, हर कोई चाहता है अपनी फैमिली के लिए और ये लोग वहाँ पे ये हरकतें करते हैं। ट्रम्प अर्न्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया इज़ हिज़ बिग बिज़नेस हब। इट विल बी, ये होगा भाई। अ, एक रह गया शायद। आई रियलाइज़ दिस इज़ ए रिलीजियस वॉर इज़ अबाउट टू कम इन इंडिया, दिस इज़ अ बिग थ्रेट। देखो भाई वॉ भारत 3.5 फ्रंट वॉर पे है। पहली साइड, अच्छा 3.5 की मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा। पहली साइड हम पाकिस्तान से कर रहे हैं, उनको हैंडल कर लेंगे। दूसरा आपको समझ में आ रहा है वेस्ट बंगाल इलेक्शन इसलिए क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा सबसे वोलेटाइल रीजन है। अगर हमने ये नॉर्थ ईस्ट में, असम में तो जीत ही जाएँगे। मैं आज भी प्रेडिक्शन आपको बता दूँ, असम में ऑलमोस्ट 80% तक की अ, जो सीट है, मतलब टोटल सीट्स में से 80% बीजेपी की आनी है। लेकिन मतलब 80 सीट, सॉरी 80 सीट तक आनी है। लेकिन अभी जो ये खेड़ा ने जो पेड़ा कर दिया ना, ये वाला खेल जो हो गया, उससे मुझे लग रहा है कि 100 के आस-पास तक की सीटें बीजेपी की पहुँच जाएँगी असम में। खेल बचा जो मेन है वेस्ट बंगाल का, जिसमें आपने देखा 2021 में जब वहाँ पे चुनाव हुए थे, 21 में, 22 में, तो 8 8 या 9 चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार 2 चरणों में ही हो गए हैं और एसआईआर लगा के उन्होंने वहाँ से इल्लीगल वोटर्स को हटाया है। अमित शाह वहाँ पे बैठे हुए हैं कि ही विल एन्श्योर कि जब तक वेस्ट बंगाल में विजयी नहीं होंगे, तब तक हम नहीं हटेंगे। लेकिन अब मैं, अगर मेरे जितने भी आप लोग देख रहे हो, एक मेरी गुज़ारिश है आपसे, अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से हो, प्लीज़, प्लीज़ सोच समझ के करो, ये आपका आखिरी मौका है। अगर आपने इस बार ये मौके को गँवा दिया, आपको जीवन में फिर मौका नहीं मिलने वाला है। आप सबकी इतनी निर्मम हत्याएँ होंगी, फिर मत रोना कि फिर यू विल डिज़र्व व्हाट यू डिज़र्व। अगर आप वेस्ट बंगाल से नहीं हो, तो प्लीज़ वहाँ के अपने दोस्तों से, वहाँ के लोगों पे ये बात शेयर करो कि भाई ये तुम्हारे पास आखिरी मौ सॉरी, वो स्ट्रीम इंटरप्ट हो गई थी। बैक, ये तो मैं बोल रहा था, ये आखिरी मौका है आप लोगों के पास, अपने वेस्ट बंगाल के दोस्तों को, लोगों को वहाँ के जागरूक करने का कि भाई ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। ये तुम्हारी जान बचाएगा क्योंकि अगर इस बार बीजेपी वहाँ नहीं आई, इतना जो बांग्लादेश में शायद पता ही है आप लोगों को कि क्या हालत हुई है, उससे भी बदतर हालत होगी आप लोगों की। ओके, और क्वेश्चन लेते हैं। ट्रम्प अर्न्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया इज़ बिग बिज़नेस हब, वो बनेगा और करेगा वो। आई थिंक दिस मंथ एंड टॉक कुड बी स्टार्टेड। किसकी टॉक की आप बात कर रहे हैं प्लीज़ बताएँ? हाइब्रिड सीड्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, इंडियन फर्टिलाइज़र विल बी एंडेड एंड गो विद ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड देसी सीड्स। ओके, तो जीएमओ सीड्स के बारे में मैं एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊँगा। जीएमओ सीड्स, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। मैंने इस पे लिटरली बैठ के और मैं पूरी रिसर्च करी है इस पे। मैं आपको जगह बताऊँगा, बहुत बहुत जल्दी ही हम लोग भी अपना खुद का एक पूरे देसी सीड्स,
जीएमओ सीड्स हटा के, क्योंकि मुझे चाहिए कि ऐसा मेरा देश बने जहाँ पे जीएमओ सीड्स की जगह देसी सीड्स हैं। जो आप लोगों के दिमाग में ये एक भरा गया है ना एग्रीकल्चर में, कि जब तक इसमें 50 किलो यूरिया नहीं डालोगे और ये नहीं डालोगे और नाइट्रोजन नहीं डालोगे और फास्फोरस नहीं डालोगे और ये नहीं डालोगे और इतना खर्चा नहीं करोगे और तब तक आपकी फसलें नहीं उगेंगी, सब बकवास है। हमने खुद ने अपने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे हैं कि देसी सीड्स और लिटरली देसी तरीके से आपका जो पूरा यूरिया और ये डाल के जो आपकी ज़मीन खराब होती है, वो सारी ज़मीन भी बची रहेगी और आपकी जितनी प्रोडक्शन होती है, यूरिया में क्या होता है, आप आज 1 किलो डालोगे, अगले साल आपको 2 किलो डालना होगा, फिर 3 किलो डालना पड़ेगा, आपको बढ़ाते ही रहना पड़ेगा क्योंकि मिट्टी खराब होती चली जाएगी। पूरा इसका हम आपको देसी का पूरा बताएँगे, जहाँ पे आपकी अगर फसल की ग्रोथ, यूरिया पूरी आपने दुनिया भर की सारी प्रिसिजन डाल ली और उसमें लेट्स से 50 क्विंटल निकल रहा है, देसी तरीके से आपका दुगना से 4 गुना, 5 गुना जितना हो सकता है, कम से कम अगर 50 टन है तो 100 तो मिनिमम है ही है, 100 टन आएगी विद ऑल नेचुरल थिंग्स, और सबसे बढ़िया और उससे भी हाफ से भी कम रेट में। ठीक है? ये हमें लाना पड़ेगा और हम जैसे लोग इसमें बहुत आगे काम कर रहे हैं और आपके पास इसका जल्दी दिखेगा। इंडिया पाक पे कब अटैक करने वाला है? भाई पूरी प्लीज़ स्ट्रीम देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। सर वी डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इंडिया बिकॉज़ विदिन आवर फैमिली इटसेल्फ आवर पॉलिटिकल वोट्स आर डिवाइडेड बिटवीन बीजेपी। भाई देखो वही दिक्कत है, अगर वो लोग आपके मुँह पे, ठीक है? कांग्रेस आके आपके मुँह पे बोलती है हम हिंदुओं को खत्म कर देंगे, हम इस देश को बाँट देंगे, हिंदू भी छोड़ दो, हम देश को खत्म कर देंगे, हम बिकवा देंगे। अगर आपने अपनी आँखों पे, कानों पे पट्टी बाँध रखी है, आपको उनकी वो नहीं दिखती है, तो भाई फिर आप डिज़र्व करते हो, फिर खराब हो रहा है तो हो रहा है। When digital rupee currency is coming, expiry date is also introduced with these। देखो सीबीडीसी जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, अगर आपने देखा होगा तो एचडीएफसी बैंक का तो मुझे पता है, एक आध बैंक और है, उसके साथ इन्होंने भाई थोड़े लाने शुरू कर दिए हैं ये। ठीक है, अब ये एक चैलेंज भी है बाय द वे, क्योंकि जब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो थोड़ा खतरा भी हो जाएगा, लेकिन कैश रहेगा, लेकिन 500 के नोट खत्म हो जाएंगे जल्दी ही। यस वी हैव शेयर्ड दैट टू नॉट वोट फॉर बीजेपी इवन बाय मिस्टेक। डू नॉट वेवर इवन बाय, बिल्कुल भाई ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अगर देखो ये बाकी जो एंटी भारत हैं, ये तो बांग्लादेश में इतनी निर्मम हत्याएं कर दी, किसी ने कुछ बोला तक नहीं। सच्चाई सबको पता है। देखो सच्चाई सबको सब पता होती है, ठीक है? उसको पॉलिटिकल इश्यू बना के हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। कई बार आपके ऊपर ऐसे सैंक्शन लग जाते हैं, आप बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। कल कई बार आप ऐसी जॉब में, पोज़ीशन में, ऐसी जगह पर होते हो जहाँ चाहकर भी नहीं बोल सकते। लेकिन सच ये है, सबको सच पता होता है। जो हालत बांग्लादेश में हुई है ना, इससे बदतर हालत होगी वेस्ट बंगाल में अगर नहीं आए तो। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, इसलिए आना ही होगा। इफ योगी जी हैड बीन द पीएम वुड कश्मीर हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया? देखिए, स्टाइल अलग-अलग है सबका, ठीक है? ऐसा नहीं है कि योगी जी खराब हैं या मोदी खराब नहीं है या मोदी खराब हैं और अमित शाह बेकार हैं, सबका काम